ताकि क्लास शुरू कर सकें और आप लोगों को जो नीति निषेक संबंधित तत्व यानी भाग चार से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों का हम आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। उस सारे प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह सारे सवाल आपको नीति निर्देशक तत्व से संबंधित बताए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। लगभग जो हम आपको आज क्लास में बताएंगे वो लगभग सभी परीक्षाओं में वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक, तो लगभग वही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। तो जो आपकी परीक्षा से इंपॉर्टेंट हैं प्रश्न नीति निर्देशक तत्व से संबंधित सभी का अध्ययन कराएंगे और लगभग इसी के आसपास के सवाल आपके परीक्षा में और एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, फ्रांस से। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं वह ग्रहण किए गए हैं हमारे आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन 2 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग हो जाएगा 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। भाग 4 हो जाएगा। भाग 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपके अनुच्छेद हो जाएंगे 36 से 51 तक। 36 से 51 तक। 36 से 51 तक। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। आपका ऑप्शन मूल अधिकार है, संविधान की प्रस्तावना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भारतीय नागरिकता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो आपके ऑप्शन है आर्थिक सिद्धांत ए, ऑप्शन बी है सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सिद्धांत और ऑप्शन डी है उपयुक्त। तो इसमें आपके ऑप्शन तीनों से ही मतलब उपयुक्त हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है आपके वहाँ नीति निर्देशक तत्व में समाहित किए गए हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक, तीनों समाहित किए गए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को
शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उनका हल कर लेंगे कि हाँ यही होगा। पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, और ऑप्शन सी है सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, और ऑप्शन डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो जो नीति निर्देशक तत्व समाहित किए गए हैं वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना है तो समाहित किए गए हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व काहे के लिए समाहित किए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन सी है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, और ऑप्शन डी है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है एच कुंजरू, ऑप्शन बी है ए के अय्यर, ऑप्शन सी है एच वी कामत, ऑप्शन डी है के शाह। तो साथियों के शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो राज्य की इच्छा पर निर्भर है। मतलब जब राज्य के पास संसाधन होंगे तो राज्य नीति निर्देशक तत्व अपनी सुविधा के अनुसार लागू करेंगे। ठीक है, सुविधा के अनुसार लागू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया है? देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपका ए है 42वां संविधानिक संशोधन 1976, ऑप्शन बी है 43वां संविधान संशोधन 1977, ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन डी है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। तो इसमें साथियों ऑप्शन ए आपका सही है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1942, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1942। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है नागरिकता। तो साथियों इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न 11 है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है? संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन से? 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकारों में। तो उसमें ऑप्शन सही हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में। ए ऑप्शन इसमें होगा। ठीक है, ए आपका जो है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व ना कि 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन गलत हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था, मगर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भारतीय जो संविधान के परिप्रेक्ष्य में आएगा कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नंबर ए है वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो साथियों, हमने आपको जब क्लास ली थी तो हमने बताया था कि नीति निषेधक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, नीति निषेधक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, नीति निषेधक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, नीति निषेधक तत्व वाद्य योग्य नहीं है साथियों। यही अगर जो आ जाता आपका जो है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हो जाते हैं, नीति निषेधक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो देख लेते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो साथियों, हमने बताया था आप लोगों को कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधन के अनुसार ही नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा। जैसे सरकार के पास संसाधन होंगे वैसे हम लोगों को सुविधा प्रदान करेगी सरकार। तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? क्वेश्चन ए देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, मूल अधिकार वाद्य योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा। हमने भी आपको बताया ऊपर क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि जो है मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है और नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? हमारे पास कथन दिए गए, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, वह एक दूसरे के पूरक हैं, वह परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों वाद्य योग्य हैं। तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन आपका ए सही होगा, वह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वह दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं, ये भी गलत हो जाएगा। वह दोनों में कोई अंतर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। वह दोनों वाद्य योग्य हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मौलिक अधिकार आपके वाद्य योग्य हैं, नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ कुछ का, नहीं विवादग्रस्त। कुछ मूल अधिकारों का हमारा जो है हनन हो सकता है अगर जो पूर्णतः नीति निर्देशक तत्व लागू कर दिए जाएंगे, तो कुछ का हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ठीक है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। देख लेते हैं कहाँ पे सन्निहित है, तो संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। तो साथियों सही हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, जब आपको हमने पढ़ाया था बताया था अनुच्छेद 51 में निहित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करेगा भारत। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं।
तो इसमें आपका सही हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन हमने आपको बताया था, अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही आ जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है या पार्थक्य का प्रावधान है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है 7वीं तालिका या अनुसूची। तो इसमें आपका सही हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस मुख्य कारण से सम्मिलित किए गए भारतीय संविधान में? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, ऑप्शन सी है सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, ऑप्शन डी है सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो हमने साथियों आपको बताया था कि निर्देशक सिद्धांत तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में समाहित किए गए। और क्वेश्चन आ जाता है कि निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में क्यों समाहित किए गए हैं? तो राज्य की कल्याणकारी कार्यों की स्थापना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की दूसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो अभी हमने पढ़ाया था आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका राज्य के निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन 23 है। प्रश्न नंबर आपका 23 है। 23 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ऑप्शन उसके देख लेते हैं कौन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है। उपयुक्त आपका संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय। ठीक है। तो प्रस्तावना में भी बात की गई है, मौलिक अधिकार में भी बात की गई और राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में भी बात की गई। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ठीक है। कौन सा जो नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, देख लेते हैं कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ये है आपका, और 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, यह भी है आपका। गोवध निषेध, यह भी है आपका। और निजी संपत्ति की समाप्ति, यह नहीं है, निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला आपका सवाल है 25 नंबर। 25 नंबर सवाल क्या है, भारत के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। भारत के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव को विकास, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन आपका वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है?
वह कौन सी चीज़ है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है किंतु मौलिक अधिकार में नहीं है। तो हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ है जो नीति निर्देशक तत्व में शामिल है और मौलिक अधिकार में नहीं है। अस्पृश्यता का अंत शामिल है मौलिक अधिकार में। आने जाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में निहित है। धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में निहित है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन सिर्फ आपको निहित है किसमें, तो वह निहित है आपको नीति निर्देशक तत्व में। ठीक, किसमें, नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो इसमें इसका जो ऑप्शन रहेगा वह हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न 27 क्या कह रहा है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है कब, ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की समानता को, आय की असमानताओं को कम करना। ठीक है, तो आपका हो जाएगा किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। क्यों, ग्राम पंचायतों की स्थापना से, ऑप्शन ए आपका सही है, गोवध प्रतिबंध से, ऑप्शन बी सही बी आपका, और ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी है आय की असमानताओं को कम करना, जो आय की असमानताएं उनको कम करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आय की असमानताओं को कम करना। ऑप्शन सही हो जाएगा आपके आय की असमानताओं को, ठीक है, कम करना। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। श्रमिक और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य, और ऑप्शन डी है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, गांधी जी ग्राम पंचायतों के पक्षधर थे, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, नीति निर्देशक तत्व का संबंध किसके लिए, नीति निर्देशक तत्व का संबंध किसके लिए है, नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों आपका राज्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए दिए गए हैं, मतलब राज्य की स्वेच्छा के अनुसार वह लागू किए जाएंगे, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका देख लेते हैं। 30 क्या है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, ऑप्शन देख लेते हैं। मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गोवा, गोवा में लागू है। ठीक है, समान नागरिक सिविल संहिता। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन 31 क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो हमने आपको बताया था 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, तो 6 से 14 वर्ष में 14 वर्ष शामिल है, तो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वह मौलिक अधिकारों से किस प्रकार अलग हैं या भिन्न है। तो हम आपको ये भी बता रहे हैं किस प्रकार अलग है या भिन्न है। तो पहला है, पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्यों के लिए
ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं। और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो आंसर सही हो जाएगा वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न 33 भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की गई है। तो आपका अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 42वां है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 34 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा वह 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 हो जाएगा, अनुच्छेद 38। ठीक है, 38 में हमने बताया था कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है मगर हम जो है न्यायालय में इसको नहीं ले जा सकते, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 35। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमने आपको बताया था अनुच्छेद 39A या 39 का, जो भी आपका पेपर में दिया होगा आप उस अनुसार से करोगे। ठीक, ए या तो हिंदी में तो का भी दे सकते हैं। ठीक, 39 का में। ठीक है, तो समान नागरिक जो आपका है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता आपका जो अनुच्छेद 39A के तहत सरकार का जो दायित्व है आप लोगों को प्रोवाइड कराए या निःशुल्क विधिक सहायता आप लोगों को प्रदान कराए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठन करने का निर्देश देते हैं? तो अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में जब भी आएगा तो हम अनुच्छेद 40 लगाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40। सवाल नंबर 37 देख लेते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। एक समान सिविल संहिता की प्राप्त करने की बात कही गई। ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 48 का। तो आपका अनुच्छेद सही हो जाएगा 44। समान नागरिक सिविल संहिता की बात की गई अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक सिविल संहिता की बात कहाँ की गई? तो अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, तो वह किस अनुच्छेद में? देख लेते हैं। हमारे नीति निर्देशक तत्व जो है वह 36 से 51 तक हैं। इतना तो हमको पता ही है कि वह 36 से 51 तक हैं, 36 से 51 तक हैं। तो स्वाभाविक है जब 51 तक नीति निर्देशक तत्व है तो लास्ट के जो अनुच्छेद 58 और है, ठीक है, ये आपका ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। बाकी के 2 बचेंगे। ठीक, बाकी के 2 बचेंगे। पहला तो ऐसे खारिज हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 50। अनुच्छेद 50 हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 50, अनुच्छेद 50 विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से
किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, ए वाला ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? कौन सा शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न वस्तुओं का प्रतिषेध। कोट आपके दिए गए कौन कौन से? केवल एक, दो, एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, केवल दो। ठीक है, क्या बताया गया? केवल दो, मतलब आपका मादक पेय और स्वास्थ्य के हानिकारक औषधियों के बिना प्रयोजनों के उपयोग। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा ये बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, तो थोड़ा हल्का सा हो सकता है आपको समझ में दिक्कत हो, तो इसको हम जो है इसके जूमिंग थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, जूमिंग थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सवाल आपका है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है? भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो हम देख लेते हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है। क्या चीज़ पूछा है इसमें? कौन से जो है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, कौन सा सही है? तो देखो, क्वेश्चन आपका जो है दोनों सही हैं या ना तो एक ना तो दो। देख लेते हैं। पहला कहा गया है, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भैया उपबंध है, अनुच्छेद 39 तो यही कह रहा है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो इसका मतलब आपका ये कथन एक खारिज हो गया, कथन एक नहीं सही हो सकता। जब कथन एक सही नहीं होगा तो एक और दो दोनों नहीं सही होंगे, तो इसका मतलब कथन सी भी खारिज हो जाएगा। कथन भी, भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने नहीं किया गया है। उपरोक्त दोनों में से कौन सा सही है? ठीक है, हाँ, प्रभावित मतलब परिभाषित नहीं किया गया। हमने भी बताया था ना, जब हमने पढ़ाया था क्लास ली थी, तो हमने कहा था कि पिछड़े वर्गों को जो है प्रभावित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? अब देख लेते हैं कौन कौन से। मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार नहीं शामिल होगा। सूचना अधिकार क्यों नहीं होगा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2002-5 के द्वारा अलग से जोड़ा गया था। कौन सा हो जाएगा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया था, तो सूचना का अधिकार इसमें विकल्प हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपका है। 46 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? कौन सा नहीं जोड़ा गया? हमको ये देखना कि जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सा नहीं जोड़ा गया था। कौन सा नहीं जोड़ा गया था देख लेते हैं। पहला, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ये दिया गया है आपका। ठीक है, ये दिया गया है। अगला आपका, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी दिया गया है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता किसके तहत? 39A के तहत या 39 का के तहत, अभी हमने आपको बताया। समान नागरिकों के लिए समान आचार संहिता,
देखो समान आचार संहिता नहीं है, समान सिविल संहिता है, ठीक है। सिविल संहिता आचार संहिता नहीं है, ठीक। सिविल संहिता और आचार संहिता में अंतर है, ठीक। सिविल संहिता की बात कहा गया है, ठीक है, आचार संहिता की बात नहीं कही गई। तो ऑप्शन आपका जो होगा यही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 47 में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी एक और दो दोनों में। तो ऑप्शन दोनों में है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए 47, तो फिर दोनों हो जाएगा, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में भी, ठीक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोनों में। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, हम थोड़ा जूम करके बता देंगे, ठीक है। पहला है कथन जो आपका है, विचार है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। ऑप्शन जो आपका दूसरा विचार है ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को प्रतिबिंबित करते हैं आपका, ठीक है। तो इसमें आपका सिर्फ जो है 3 नहीं होगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 49 का ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। ए आपका संविधान की प्रस्तावना में, बी आपका है संविधान की दूसरी अनुसूची में, सी आपका संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी आपका निर्देशक तत्व में। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि निर्देशक तत्व में ही सम्मिलित है, ठीक है साथियों। आज की क्लास यहीं पे ओवर की जाती है, और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी अगली मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।